तो अभी तक मैं आपको ऑटोमेशन के बारे में पूरा बता चुका हूँ। अब बेसिकली आज से हम थोड़ा सा फोकस करेंगे पीएलसी पे, कि बेसिकली पीएलसी होता क्या है, मतलब क्या है पीएलसी, मतलब क्या इंटरनल आर्किटेक्चर है, कैसे यूज करते हैं, क्या कनेक्शंस होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप का एक पीएलसी का फिर से कि मतलब बेसिकली पीएलसी है क्या। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपने। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके। तो थोड़ा सा एक छोटा सा फिर से कि वापस ओवरव्यू पीएलसी का कि पीएलसी है क्या। पीएलसी नथिंग बस इट्स अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड इज स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल द मशीन एंड प्रोसेस। मतलब बेसिकली मशीन और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर का यूज करते हैं वो एक तरीके से पीएलसी होता है। It uses a programmable memory to store an instruction and execute a specific function that includes on-off control, timing, counting, sequencing, arithmetic and data handling. तो बेसिकली मतलब ये है कि पीएलसी क्या है कि एक तरीके से जो प्रोग्रामेबल मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो ऑन ऑफ कंट्रोल हो गया, टाइमिंग टाइमर कंट्रोल हो गया, काउंटर कंट्रोल हो गया, सिक्वेंशियल कंट्रोल हो गया, अर्थमेटिक कंट्रोल हो गया, और डेटा हैंडलिंग के काम में आता है बेसिकली। तो इसका एडवांटेज क्या है कि एलिमिनेट्स करता है हार्ड हार्ड वायरिंग जो रहती है, जितनी भी हार्ड वायरिंग है उसको एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, मतलब जो कन्वेंशनल रिले सर्किट है उसको क्या बोलते हैं हटा के हम लोग प्रोग्राम का यूज करते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर देता है हार्ड वायरिंग को बेसिकली। प्रोग्राम टेक्स प्लेस प्रोग्राम टेक्स द प्लेस ऑफ मच of the external wiring that would be required for the control of the process। मतलब बेसिकली ये है कि जितना प्रोग्राम जो है डायरेक्टली इतने जो वायरिंग है उसका स्पेस डायरेक्ट अपना पीएलसी के अंदर ही स्टोर कर लेता है, तो जिससे जो भी एक्सटर्नल वायरिंग है वो बच जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल है आपका क्या बोलते हैं लैडर लॉजिक का, कि बेसिकली होता क्या है। तो इससे होता क्या है कि भाई प्रोग्राम मतलब डायरेक्ट वायरिंग का कॉस्ट बच गया, वायरिंग का मेरे को डैमेज होने का चांस, और जितने भी अदर अदर एक्सटर्नल इफेक्ट रहते हैं वायरिंग पे वो बच गए मेरे। तो उससे होता क्या है इंक्रीज रिलायबिलिटी। वंस द प्रोग्राम हैज बीन रिटन एंड टेस्टेड इट कैन बी डाउनलोडेड टू द अदर पीएलसी। मतलब होता क्या है कि मान के चलिए अगर मैंने पीएलसी में एक प्रोग्राम बना लिया लैडर लॉजिक में, तो मैं वो किसी भी पीएलसी में डाउनलोड कर सकता हूँ। तो वहां पे मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि कैसे, कि मान के चलिए अगर मेरा किसी कारण से पीएलसी खराब हो गया तो मुझे बस पीएलसी चेंज करना है, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, और मेरा दोबारा पीएलसी चालू हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए यही वायरिंग में रहेगा तो वायरिंग में मान के चलिए वायरिंग शॉर्ट हो गई या वायरिंग जल गई, तो अल्टीर और अनलेस जब तक आप दोबारा आपके पास कंट्रोल की ड्राइंग नहीं रहेगी, या पैनल मान के चलिए किसी जैसे फायर लग गई पैनल पे, पैनल डैमेज हो गया मेरा, तो उसमें यह है कि जब तक आपके पास दोबारा कंट्रोल की वायरिंग नहीं रहेगी, मतलब कंट्रोल वायरिंग का जो ड्राइंग है वो नहीं रहेगी, आप दोबारा वायरिंग नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली पीएलसी की प्रोग्रामिंग जो है, मतलब पीएलसी जो है वो रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। Since all the logic is contained in the PLC memory, there is no chance of making logic wiring error. सिमिलरली मतलब ये है कि भाई ठीक है अगर लॉजिक एक बार टेस्ट हो गया तो दोबारा जब मेरे को पीएलसी में यूज करना है तो दोबारा से मुझे वायरिंग करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट पीएलसी में डाउनलोड किए चल गया। तो उससे ये है कि भाई दोबारा जो रीवायरिंग करने में एरर की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएम can be provide system update for the process by simply sending out a new program। बेसिकली होता क्या है ना कि ओईएम किसको बोलते हैं, जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे मान के चलिए मेरा एक थर्मल पावर प्लांट है, जैसे एनटीपीसी मान के चलते हैं, नेशनल थर्मल पावर पावर कॉर्पोरेशन। तो उसमें ये है कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे भेल भेल का जो है टरबाइन है, भेल का टरबाइन, भेल का डीसीएस सिस्टम, अब भेल के अदर अदर इक्विपमेंट्स लगे। मतलब अब जैसे भेल डायरेक्टली एक कंप्यूटर तो बनाता नहीं है, तो वो जनरली क्या करता है कि आफ्टर मार्केट कंप्यूटर या जो भी उनके जो वेंडर्स रहते हैं, जो भी वेंडर है वो उनको कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है अपना सिस्टम सेटअप कर दिए, अब टरबाइन लग गया, बॉयलर लग गया, और जितने भी अदर अदर प्लांट के एरिया के इक्विपमेंट्स है वो लग गए। तो उन लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है जैसे भेल ने टरबाइन लगाया है तो जो टरबाइन का जितना भी मेंटेनेंस है
और जैसे भेल ने डीसीएस दिया, जैसे मैं कल आपको बताया था कि जो भेल का डीसीएस है वो मैक्स डीएनए होता है। जैसे मैक्स डीएनए अगर मैं इंस्टॉल कर दिया, तो अब जैसे मैं सीमेंस में काम किया हुआ, मैं मैक्स डीएनए में काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और फिर डीसीएस तो और ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। मतलब पीएलसी तो डिफरेंट रहता ही है, डीसीएस और ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो ये है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग काम नहीं, किसी भी मतलब एक अगर एक पीएलसी के बारे में जानते हैं तो दूसरे पीएलसी में काम नहीं कर सकते। होता क्या है कि बेसिकली आपको मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा आइडिया चाहिए रहता है। मतलब सडनली मैं आपको जैसे बोलूं कि आप सीमेंस के पीएलसी में काम किए हैं, आप क्या बोलते हैं तुरंत जाके एलन ब्रेडली के पीएलसी में या रॉकवेल के पीएलसी में काम करिए, तो वो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप एक दो दिन 4 दिन देखेंगे उसमें कि कैसी क्या प्रोसेस रहती है, 5वें दिन से आप उसमें भी काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। अब बेसिक कुछ नहीं, बेसिक हर पीएलसी का सेम रहता है। मेमोरी हर पीएलसी में यूज हो रही है, रजिस्टर हर पीएलसी में यूज हो रहा है, लॉजिक सर्किट हर पीएलसी में बन रहा है, प्रोग्राम हर पीएलसी का सेम है। बस थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस हो जाता है। तो होता क्या है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम्स कैन प्रोवाइड अ सिस्टम अपडेट फॉर द प्रोसेस बाय सिंपली सेंडिंग आउट अ न्यू प्रोग्राम। तो होता क्या है कि भाई ओईएम जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि भाई जैसे मैंने अपना सिस्टम लगाया हूँ तो मैं इसको अपडेट करूंगा, मैं फ्यूचर में इसको देखूंगा। तो उन लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना प्रोग्राम भेज देते हैं। या अब कोई भी उनका इंजीनियर आके प्रोग्राम को अपलोड अपलोड या डाउनलोड करके चला जाता है। तो उससे वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई इट इज इजियर टू क्रिएट एंड चेंज अ पीएलसी प्रोग्राम देन टू वायर एंड रीवायर अ सर्किट एंड यूजर कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द फील्ड ऑल्सो। मतलब ये है कि भाई ठीक है, जैसे अब मतलब जितना जो वायरिंग का मेरा वायरिंग करने का और उतना जो ज्यादा टाइम कंजम्पशन था वो सब बच जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पीएलसी में प्रोग्राम कर लेता हूँ। सिमिलरली एक बेनिफिट और मिल जाता है कि जो एंड यूजर रहता है, एंड यूजर मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब जो भी आप प्लांट है, जो भी मतलब क्लाइंट है, वो भी उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे इजीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर इसके बाद लोअर कॉस्ट, ओरिजिनल पीएलसीज वर डिजाइन टू रिप्लेस द रिले कंट्रोल लॉजिक, द कॉस्ट सेविंग यूजिंग पीएलसीज हैविंग सो सिग्निफिकेंट दैट द रिले कंट्रोल इज बिकमिंग ऑब्सोलेट एंड एक्सेप्ट फॉर द पावर एप्लीकेशन। जैसे क्या होता है कि लो कॉस्ट जो है हमको पीएलसी के सीधे सीधे कम पड़ जाती है, क्योंकि पैनल मैन्युफैक्चरिंग, वायरिंग, कंट्रोल सर्किट बनाना, रिले लगाना, जितने रिले लग रहे हैं उतने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लग रहे हैं, जितने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है उससे पावर को ऑपरेट करने के लिए पावर कॉन्टेक्टर लगाना, स्विच फ्यूज यूनिट, अलग अलग जगह का प्रोटेक्शन, टीवीज मतलब टर्मिनल बोर्ड वगैरह। तो ये सब का कॉस्ट मिला के जो है एवरेज देखा जाता है, एक छोटा सा पीएलसी लेके आप वही सब चीजें कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि भाई ठीक है, हम लोग का मतलब ये पीएलसी तो आपका चलो नॉर्मल इस एप्लीकेशन के लिए यूज हो जाता है, लेकिन जैसे पावर एप्लीकेशन है, पावर एप्लीकेशन में अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिले सर्किट का यूज करते हैं। क्योंकि कई रिले सर्किट जो है बेसिकली मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई ठीक है, रिले सर्किट में वाई अगर आपने हाथ से वायरिंग की है तो गलती होने के चांस कम रहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप पीएलसी में भी प्रॉपर लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं और उसको प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, तो उसको हम लोग मतलब ऐसा पावर सर्किट पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि जैसे कुछ कुछ बड़े पैनल रहते हैं, जैसे आपका ब्रेकर पैनल हो गए। और मैं तो जनरली ब्रेकर पैनल में ही अभी तक देखा हूँ कि भाई ठीक है, मतलब कन्वेंशनली अभी भी उसमें रिले का ही कंट्रोल लॉजिक बन के आता है। मतलब जितने भी 33 केवी का ब्रेकर पैनल हो गया, 11 केवी का ब्रेकर पैनल हो गया, और इसके अलावा और जैसे 132 केवी का जो मतलब आपका रिले पैनल हो गया, उसमें पूरा का पूरा लॉजिक जो है आपका पूरा रिले बेस्ड रहता है। इवन जितनी, हालांकि ठीक है ये रिले मतलब आप रिले दो टाइप की होती हैं, एक नॉर्मली जो ऑन ऑफ रिले जैसा ये आपकी बनी हुई है नीचे, मतलब मैं करंट दिया रिले को या वोल्टेज दिया तो सोलोनॉइड कॉइल ऑपरेट हुई, सोलोनॉइड कॉइल ऑपरेट हुई तो उसने क्या किया कि एनो कांटेक्ट को एनसी कर दिया और एनसी कांटेक्ट को एनो कर दिया। एनसी एनो मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड। मतलब जैसे अभी आप ये सामने एक छोटा सा रिले का एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें एक आप ये देख रहे हैं आर्मेचर देख रहे होंगे, एक जो आर्मेचर, और वो एक आर्म है उससे एक आपका मतलब हैमर छोटा सा हैमर जैसा कनेक्टेड है। पिक्चर क्लियर हो रही दिख रही है ना आपको? जी सर। है ना? यस सर। तो ये क्या है, एक छोटा सा रिले का स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि बेसिकली इसमें आपका जो भी है, एक अंदर एक सोलोनॉइड कॉइल लगी है। सोलोनॉइड कॉइल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही मैं कॉइल को करंट देता हूँ
तो जैसे करंट दिया तो उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फैराडेज लॉ, और ये जो भी आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल में, तो सीधे सीधे वो ही प्रिंसिपल है एक तरीके से। सो होता क्या है कि इसमें जैसे ही आपने करंट दिए तो क्या बोलते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है कि जो ऊपर एक आर्म लगी है वो क्या होती है कि अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होके वो जो कांटेक्ट ऊपर बना है वो कांटेक्ट नीचे बन जाता है मेरा। और जैसे ही मैं क्या बोलते हैं करंट हटाया तो वो वापस, क्योंकि उससे खुद के मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जो स्प्रिंग वेट है, स्प्रिंग वेट के कारण वापस कांटेक्ट जो है वापस ऊपर आके टच हो जाता है। तो अभी इस कंडीशन में देखा जाए ना तो जो मेरा ऊपर वाला कांटेक्ट है वो नॉर्मली क्लोज्ड है। नॉर्मली क्लोज्ड मतलब रिले में अगर मेरी कोई पावर नहीं है और कांटेक्ट जिस पोजीशन में है, तो अगर कांटेक्ट मेरा बन रहा है तो वो नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, और जो ओपन कांटेक्ट है वो नॉर्मली ओपन कांटेक्ट कहलाता है मेरा। मतलब आपका पावर फ्री कंडीशन में बोल सकते हैं या जीरो वोल्टेज कंडीशन में अगर आपका कोई कांटेक्ट बना हुआ है तो नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट अगर ओपन है तो उसको नॉर्मली ओपन कांटेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये है कि मतलब ये इसी वर्किंग प्रिंसिपल में आपका रिले वर्क करती है। और एक एक ये रिले होती है और एक दूसरी रिले, आप अगर कभी प्लांट वगैरह में विजिट किए होंगे तो रिले पैनल देखे होंगे ब्रेकर्स के लिए। तो उसमें वेरियस टाइप की रिलेज लगी रहती हैं जो आपका क्या करती है कि जैसे आपने पावर सिस्टम में पढ़े, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वगैरह में पढ़े होंगे कि जितने भी फॉल्ट रहते हैं, जैसे मेरा ग्राउंड फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट बोल लीजिए, लाइन फॉल्ट हो गया, और ओवर वोल्टेज फॉल्ट हो गया, ओवर करंट फॉल्ट हो गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। और इसके अलावा वेरियस टाइप के और फॉल्ट रहते हैं कि मतलब लाइन इम्पिडेंस में के कारण फॉल्ट होना, लाइन डैमेज हो जाना तो उसके कारण अलग फॉल्ट होना। तो बेसिकली ये सब जो फॉल्ट है वो रिले मेजर करती है। तो वो रिले दूसरी रहती है और ये रिले दूसरी रहती है। हालांकि मतलब पहले एक तरीके से यही इसी टाइप की रिले यूज करते थे जिसको हम लोग मैकेनिकल रिले बोलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिले ने मैकेनिकल रिले को रिमूव कर दिया है। आज के टाइम में मतलब कुछ कुछ मैकेनिकल रिले अभी भी चलती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक मेरा इलेक्ट्रिकल का पैनल है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिले के साथ साथ उसके पैरेलली में एक मैकेनिकल रिले भी लगाते हैं कि इन केस, क्योंकि अब मेरे जैसे मान के चलिए मेरा 220 केवी की बस बार है, तो ट्रांसफार्मर चालू होगा, ट्रांसफार्मर चालू होने के बाद मुझे लाइन सिंक्रोनाइज करना है। लेकिन किसी कारण से मेरा फॉल्ट आया या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिले में वो फॉल्ट दिखा नहीं, तो वहां पे मेरा काम आती है मैकेनिकल रिले। हम लोग अभी इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि भाई ठीक है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मैकेनिकल रिले को, लेकिन तो भी जो सेफ्टी है, कहीं ना कहीं वो सेफ्टी थोड़ी सी आज भी मैकेनिकल रिलेज और मैकेनिकल थिंग्स को ज्यादा वो करते हैं। क्योंकि वहां पे किसी भी चीज का अफेक्ट नहीं पड़ना है कि मान के चलिए मेरा जो डीसी पावर आती है जो मेरा पैनल को चार्ज करके रखती है, या जो मेरा रिले इलेक्ट्रॉनिक रिले ऑन रहती है, अगर वो किसी कारण से मेरी पावर फेल हो गई तो वहाँ मैकेनिकल रिले काम में आती है, मैकेनिकल रिले ऑपरेट करवाती है वहां से। तो ये इस तरीके से मतलब आपकी वेरियस टाइप की रिलेज रहती हैं। तो जनरली इफ एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स more than about 6 control relays, it will usually be less expensive to install a PLC. मान के चलिए आपका कोई एक एप्लीकेशन है, अब वो अगर 6 कंट्रोल रिलेज से अगर ज्यादा यूजुअली यूज होती है तो उसके लिए हम लोग को पीएलसी इंस्टॉलेशन ज्यादा इजी पड़ता है, मतलब ज्यादा लेस एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू द रिले कंट्रोल। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, a PLC कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रोलर्स और द कंप्यूटर। अब जैसे मान के चलिए मेरा एक प्लांट है, उसमें 4-5 मेरे अलग अलग एरिया हैं। जैसे अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं तो जैसे 3 एरिया में मान लेता हूँ या 4 एरिया मान लेता हूँ। पहला हो गया मेरा क्लोरीनेशन प्लांट, दूसरा हो गया मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP, उसके बाद तीसरा हो गया मेरा कोल हैंडलिंग प्लांट, और चौथा हो गया मेरा एश हैंडलिंग प्लांट। अब ये 4 PLC है। अब मान के चलिए मेरे को किसी कारण से जैसे ये कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि भाई मुझे पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेट कराना है या कुछ ऐसा करना है, तो वहां पे मेरे को कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी मिल जाती है पीएलसी से कि मैं भाई एक पीएलसी को दूसरे पीएलसी से कम्युनिकेट करा के जो दूसरे पीएलसी का डेटा है
उसको पहले पीएलसी में भी ले सकता हूँ। तो उसके लिए वेरियस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे गेट पुट कम्युनिकेशन होता है, ओपन यूजर कम्युनिकेशन होता है, इसके अलावा नॉर्मल ओपीसी कम्युनिकेशन होता है, RS-485 कम्युनिकेशन होता है, इसके अलावा जैसे टी सेंड टी रिसीव कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग सीमेंस में यूज करते हैं, S7 कम्युनिकेशन होता है। तो ये वेरियस टाइप के कम्युनिकेशन है जो हम लोग यूज करते हैं ताकि पीएलसी को पीएलसी से कम्युनिकेट करा सके और एक पीएलसी का डेटा दूसरे पीएलसी में ले ले। अब मान के चलिए कुछ ऐसी प्रोसेस रही कि दो अलग अलग एरिया है, लेकिन दोनों एरिया एक दूसरे से ऐसे इंटर रिलेटेड है, जैसे मान के चलिए जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का। जैसे एनएमडीसी में बात कर लिया जाए तो वहाँ पे क्या रहता है कि कोल माइन से अगर मेरा जो भी रॉ मटेरियल है वो निकला तो वो सबसे पहले जाता है प्राइमरी क्रशर में। प्राइमरी क्रशर से निकलने के बाद जब वो मटेरियल क्रश हो जाता है और तो भी बड़े बड़े बल्क फॉर्म में, मतलब बोल्डर बड़े बड़े फॉर्म में रहते हैं, तो उसको क्रश करने के लिए हम लोग सेकेंडरी क्रशर में देते हैं, क्योंकि जनरली प्राइमरी क्रशर से जो मटेरियल एकदम फाइन पार्टिकल निकल के नहीं आता है, उसके लिए उसको सेकेंडरी क्रशर में जाना पड़ता है। फिर सेकेंडरी क्रशर से होके वो आगे कन्वेयर में जाता है, फिर जाता है स्क्रीनिंग प्लांट में, जहाँ पे अलग अलग वाइब्रो फीडर लगे हुए रहते हैं, वाइब्रेशन फीडर बोलते हैं जिसको, वाइब्रेशन फीडर लगे हुए रहते हैं, तो वो नॉर्मल मिट्टी को और स्क्रीनिंग और बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगी रहती हैं जो क्या बोलते हैं आपका आयरन पार्टिकल को, जो नॉर्मल सॉइल है आपकी उससे अलग करते हैं, जो भी मड डस्ट डर्ट है वो सबसे अलग करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि स्क्रीनिंग प्लांट जो है मेरा वो तभी चलेगा जब मेरा क्रशिंग प्लांट चले। तो क्रशिंग प्लांट और स्क्रीनिंग प्लांट जो है तो अलग अलग एक एरिया है, आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। तो वहां पे होता क्या है कि क्रशिंग प्लांट में मान के चलिए एक पीएलसी लगा है, स्क्रीनिंग प्लांट में मेरा दूसरा पीएलसी लगा है। अब मैं बोला कि नहीं भाई, मेरा फालतू का मैं स्क्रीनिंग प्लांट चला के पावर क्यों वेस्ट करूं, जब मेरा क्रशिंग प्लांट चलेगा मैं तभी चलाऊंगा, और नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिकली बंद रहना चाहिए। तो होता क्या है कि भाई ठीक है, अब उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इंटरलॉक डाल सकते हैं कि क्रशिंग प्लांट जब चले तभी स्क्रीनिंग प्लांट चले। तो उसके लिए अब हम लोग, क्योंकि मान के चलिए क्रशिंग प्लांट और स्क्रीनिंग प्लांट में डिस्टेंस मान के चलिए 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे अब मैं ही खुद ही एनएमडीसी की बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट देखा हूँ जो क्रशिंग प्लांट को स्क्रीनिंग प्लांट से कनेक्ट करती है। तो आप समझ रहे हैं 4 किलोमीटर। अब मेरी एक ही केबल है जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस डायरेक्टली कवर कर सकती है, और वो है आपकी ओएफसी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है फाइबर ऑप्टिक केबल कवर कर सकती है कम्युनिकेशन के मामले में। अगर आप ईथरनेट के लिए बोल रहे हैं तो 100 मीटर से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकती, और अगर आप प्रोफी बस की बात कर रहे हैं, जो प्रोफी बस है फील्ड बस केबल है, वो हार्डली 500 से 600 मीटर कम्युनिकेट करती है, उसके बाद उसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो यहाँ पे ये है कि उसके लिए आपको मान के चलिए 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कम्युनिकेट कराना है तो ओएफसी केबल का नीड रहता है। अब ओएफसी केबल मैंने डाल दिया, लेकिन अब ओएफसी केबल से मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं कैसे उसको कनेक्ट कर लूँ। हालांकि आज के टाइम पे थोड़ा सा सिस्टम एडवांस हो गया है, मतलब वैसा हम लोग करने लगे हैं, लेकिन जनरली पहले क्या होता था कि क्या, हाँ, वो एक पीएलसी को दूसरे पीएलसी से कम्युनिकेट करा लेते थे। मतलब जैसे क्रशिंग के पीएलसी को हम लोग ने स्क्रीनिंग के पीएलसी से कम्युनिकेट कराए, और क्रशिंग प्लांट का कुछ कुछ डेटा जैसे क्रशर का ऑन फीडबैक हो गया, कन्वेयर का रन फीडबैक हो गया, ये सब उठा के हम लोग स्क्रीनिंग प्लांट के पीएलसी में ले लिए। तो मेरे को स्क्रीनिंग प्लांट जब चालू करना है तब मैं, मतलब जैसे क्रशिंग प्लांट चालू करना है तो मैं पहले देखूंगा वही नीचे का प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ही चालू करूंगा। मतलब जैसे आपको क्रशिंग प्लांट चलाने के लिए स्क्रीनिंग प्लांट का चलना जरूरी, शायद मैं उल्टा बोल दिया था इसके पहले। स्क्रीनिंग प्लांट जब चलेगा ना तभी मेरा क्रशिंग प्लांट चलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से मटेरियल नीचे आ रहा है, और क्रशिंग प्लांट अगर बंद हो गया तो स्क्रीनिंग प्लांट चलता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्क्रीनिंग प्लांट बंद हो गया तो मेरे ऊपर क्रशिंग प्लांट को बंद होना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं कन्वेयर में मटेरियल जमा हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन करा के डेटा एक्सचेंज करते हैं, जिसको एक टेक्निकल टर्म में हम बोला जाए तो हैंड शेकिंग ऑफ द पीएलसी। मतलब बेसिकली होता क्या है कि पीएलसी की हैंड शेकिंग करना बोलते हैं, जिसमें सिग्नल का इंटरचेंज एक्सचेंज करते हैं सिग्नल, जिसमें हम faster response time. PLCs operate in a real time, which means that event taking place in the field will result in an operation or the output taking place. The machine that process thousands of the time, thousands of items per second, and the object that spend only a fraction of a second in the front of a sensor required the PLC's quick response capability.
अब जैसे मान के चलिए, मैं कल ही आपको एक एग्जांपल दिया था रॉड कटिंग का। जैसे रोलिंग मिल में भाई ठीक है, रोलिंग मिल में एक पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ लेंथ की रॉड कटना चाहिए। अब जैसे मैं 10 मीटर बोला, 10 मीटर की मेरी एक रॉड रहनी चाहिए। तो वहां पे पीएलसी जो है वो इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे काउंट करेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और वेरियस अदर अदर सेंसर लगे रहते हैं जो ये करते हैं कि मतलब काउंट करते हैं कि कितनी देर वो सेंसर चालू रहा, या हम लोग उसको सेंसर को कैलिब्रेट करते हैं। या फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर बोल लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है, वो जनरली ये डिटेक्ट करता है कि उसके आगे क्या पार्टिकल है। तो पार्टिकल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर में आती है और वो सेंसर को बताती है कि हाँ मतलब मैं सामने पार्टिकल है। जैसे आप इसका आपके मोबाइल में देख लीजिए। मोबाइल में आपके एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है बेसिकली कि आपका अगर वो फोन आपका कॉल आया तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। वो जनरली हमेशा एक्टिवेट नहीं रहता है। आपने देखे होंगे कि मतलब मोबाइल की स्क्रीन को ऑपरेट करते करते अगर जैसे कॉल आया, तो अगर जहाँ पे आपका ईयरफोन का मतलब स्पीकर रहता है, ईयर पीस रहता है, तो वहां पे अपने आप उंगली रखते हैं, हाथ रखते हैं, तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट करता है कि हाँ मेरे सामने कुछ पर्टिकुलर एक डिस्टेंस, जैसे मान के चलिए वो डिस्टेंस हो सकता है 1 मीटर, 2 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इवन आधा सेंटीमीटर में भी रहता है। 4 mm, 4 mm, 3 mm का भी डिस्टेंस रहता है कहीं क्रिटिकल प्लेसेस पे। तो उस डिस्टेंस पे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा और सेंसर को एनओ से एनसी कर देगा। एनओ एनसी जैसा मैं अभी आपको बताया कि वो सेंसर भी एक तरीके से पावर ऑपरेटेड है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उसका एग्जांपल बताता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वायरिंग। तो एक आपको छोटा सा आइडिया लगेगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता क्या है। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी सर। देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बेसिकली आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव टाइप जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वेरियस टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर आते हैं जो जनरली फील्ड में यूज होते हैं ना, वो प्रॉक्सिमिटी इंडक्टिव टाइप टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। वो करता क्या है कि उसके सामने से अगर कोई एक फेरस मटेरियल बोलना चाहें तो मतलब एक तरीके से मेटल, आयरन का, जैसे हो गया आयरन, हो गया स्टील, हो गया या कोई भी ऐसा मेटल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पजेस करता है, वो अगर उसके सामने से पास होता है तो वो होता क्या है कि वहां पे एक अंदर कांटेक्ट क्रिएट होता है। वो कांटेक्ट कैसे क्रिएट होता है कि मतलब वो जैसा रिले आपका ऑपरेट होती है ना, उसी प्रिंसिपल में आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे मैं 24 वोल्ट या जितने भी वोल्ट का मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो इसका सप्लाई हो गया वीडीसी या वीएसी सप्लाई जो भी है। तो ये है कि यहाँ पे सप्लाई दे दिया मैंने। तो सप्लाई का एक 24 वोल्ट, फिर वो अंदर क्या करता है कि जैसे ही मेरा कांटेक्ट बनता है तो मेरा सप्लाई जो है वो 24 वोल्ट घूम के आती है यहाँ लोड तक, और फिर मेरे लोड को ऑपरेट कराती है। लोड कुछ भी हो सकता है। जैसे लोड मान के चलिए आपका एक नॉर्मल कॉइल हो गई 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर हो गया। कि मैं मान के चलिए कि मैंने बोला कि नहीं मेरा एक मटेरियल मतलब मटेरियल पास हो रहा है। तो जब भी मेरा मटेरियल पास हो काउंट करे, या एक प्रोसेस को स्टॉप करे, या कोई प्रोसेस को ऑन करे, तो जैसे ही वो मटेरियल सामने आएगा मेरा, ये लोड को पिक कर देगा, और वो जो लोड पिक होगा वो बेसिकली क्या है कि फिर दूसरे आगे की प्रोसेस को आगे बढ़ा देगा। तो बेसिकली ये इसका काम रहता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। तो उस मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाया मैंने, तो जो मतलब मैनुअली ऑपरेटर ऑपरेट करता था चीजों को, तो वो जो उसके एरर के चांस है कि भाई रॉड मान के चलिए 9-10 मीटर की जगह 10 10.5 मीटर की कट गई, या 10.25 मीटर की कट गई। क्यों? क्योंकि रॉड तो स्पीड से आ रही थी। अब उसको देखना था, काउंट कर 10 काउंट भी करना था और काटना भी था। तो वहां पे थोड़ा सा एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पीएलसी जो है आपका क्विक रिस्पॉन्स करता है। इवन मतलब पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिस्पॉन्स आ जाता है पीएलसी का, कि मतलब जैसे ही मेरा लॉजिक फुलफिल हुआ तुरंत मेरा कॉइल ऑपरेट होती है और तुरंत वहां पे रॉड कटिंग हो जाती है। तो इसका हालांकि मतलब थोड़ा सा कैलिब्रेशन लगता है उसमें। जनरली जैसे रोलिंग मिल का प्लांट हो गया तो वहां पे क्या है, हम लोग कैलिब्रेट करते हैं कि भाई अब क्योंकि पीएलसी लॉजिक है, अंदर टाइमर काउंटर लगे हैं,
मेमोरी बिट्स यूज हुई हैं। तो होता क्या है कि भाई इन लोग चेक करते हैं कि यार मतलब कैसा क्या है, एक बार ट्रायल लेके देखते हैं स्टार्टिंग में, जब प्लांट इनिशियली प्लांट जब कमीशन होता रहता है ना, तो ट्रायल लेके देखते हैं। तो रॉड अगर निकली, कई बार होता है कि ज्यादा कट गई, कई बार कम कट गई, कई बार रॉड जो है, जो रोलर्स हैं, रोलर से बाहर फेंक आ गई। तो वो सब चीजें स्टार्टिंग में हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, और एक बार जहाँ कैलिब्रेशन हुआ तो फिर उसके बाद हमेशा फिर आपका परफेक्ट मटेरियल निकलता है। तो यहाँ पे एक फास्टर रिस्पॉन्स टाइम का एडवांटेज मिल जाता है हम लोग को, इजियर टू ट्रबल शूटिंग मेरी इजियर हो जाती है। क्यों? जैसे मैं, सर सर हाँ कैलिब्रेशन को अपन कितने टाइम में कर सकते हैं? जैसे कि ये वन टाइम में जैसे कि कर रहे हैं, तो कितने टाइम में फिर वो कर सकते हैं इसको? देखिए अखिलेन, मतलब मेरे हिसाब से कैलिब्रेशन तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करना चाहिए। अब मैं एग्जैक्ट तो टाइम पीरियड वो नहीं बता सकता, क्योंकि प्लांट टू प्लांट डिफर करता है। अब जैसे आपकी कन्वेयर हो गई, जैसे आपके कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया या अदर मटेरियल हैंडलिंग प्लांट हो गया, वहां पे क्या रहता है, आपका कन्वेयर का कैलिब्रेशन होता है। कन्वेयर का कैलिब्रेशन कैसे की, क्योंकि क्या होता है, वो कन्वेयर मटेरियल कैरी करती है, तो अंदर नीचे लगे रहते हैं वेव फीडर। अब वेव फीडर क्या है कि डायरेक्टली आपको बता नहीं देता है कि मेरा इतना किलो माल यहाँ से गया। हाँ, वो डायरेक्टली आपको वैसा ही बताता है, लेकिन होता क्या है कि आप उससे डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक बनाना पड़ता है, जो क्या है कि आपको ये बताता है कि मेरा 1 घंटे में पर्टिकुलर इतना आइटम निकला। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मैं कन्वेयर में थोड़ा सा मटेरियल डाला, तो कई बार हो सकता है मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा डल जाए। जैसे अब मैं क्रशर में अगर मान के चलिए आपका मटेरियल गया, तो कई बार बड़े बड़े बोल्डर आते हैं, तो जिसको टूटने में टाइम लगता है, तो क्या उस टाइम पे कन्वेयर खाली चल जाती है। कई बार ऐसा है कि फाइन पार्टिकल जैसे एकदम बारीक मिट्टी जैसी आ गई, तो उसको डायरेक्ट डायरेक्ट डाले, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, पूरा मटेरियल निकल गया। तो कन्वेयर में हमेशा आपका कांस्टेंट लोड नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग ड्रॉप टेस्ट लेते हैं कन्वेयर का, कि पर्टिकुलर 1 मेरा सेकंड में कितना मटेरियल गिर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग जब मटेरियल डालेंगे तो कितना मटेरियल आएगा और कितना मटेरियल काउंट होगा, और 1 घंटे में मेरा कितना मटेरियल आएगा और 24 घंटे में मेरा कितना मटेरियल आएगा, ड्रॉप टेस्ट बोलते हैं उसको। तो ये अगर आपका मान के चलिए जैसे 1 2 4 महीने 6 महीने, ये प्लांट का जब भी मेजर शटडाउन होता है, जैसे कुछ कुछ प्लांट है जो 1 साल में मेजर शटडाउन लेते हैं, कुछ कुछ प्लांट है जो 6 महीने में मेजर शटडाउन ले लेते हैं, या कुछ कुछ प्लांट है जैसे बड़े बड़े एनटीपीसी जैसा हो गया, जो 5 5 साल के बाद शट डाउन लेते हैं। क्योंकि उनका जो मेजर शट डाउन है वो 1 1 महीने 1.5 1.5 महीने चलता है। तो वहां पे क्या गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो इसलिए जनरली टेन्योर उतना लंबा रहता है। अब छोटा प्लांट है, जैसे मान के चलिए कोई छोटा प्लांट है, उसको मेंटेनेंस करना है, तो वो 6 महीने में ले सकता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स एक्चुअल में कैलिब्रेशन का वो नहीं रहता है। जब भी आपका शट डाउन होगा आप एक बार कैलिब्रेट करिए, क्योंकि हो सकता है कि अब जैसे रॉड कटिंग में होता क्या है कि भाई ठीक है, जैसे कई बार रेले थोड़ी सी वीक हो जाती है, फील्ड में जो मैकेनिकल रेले लगी रहती है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वो करती है। क्योंकि बार बार मैं एक कॉइल को चार्ज डिस्चार्ज कर रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम के बाद जैसे 10,000 बार, 20,000 बार, 50 लाख बार चार्ज होने के बाद उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी डिग्रेड होती है। तो उससे क्या होता है, कई बार रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। फिर होता क्या है, वेरियस वेरियस प्रोसेसेस, कई बार मान के चलिए कि थोड़ा सा जो मटेरियल 10 मीटर का कटना चाहिए था, वो 10 की जगह 10.1 मीटर का कटना शुरू हो गया। तो वहां पे आपको फिर रिकैलिब्रेशन की नीड आती है। लेकिन अगर मान के चलिए मेरा मटेरियल बकायदा एकदम परफेक्ट 10 मीटर का कट रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं कैलिब्रेशन की। तो मतलब ये थोड़ा सा ओके। कैलिब्रेशन आपको, मतलब मैं एक्चुअल में मैनुअल प्रोसेस है आपको, मतलब बेसिकली फील्ड की इक्विपमेंट्स और उनका मतलब परफेक्शंस को देखते हुए आपको कैलिब्रेशन करना पड़ता है। फिर आता है तो आपका सर एक, वही बोल रहा था सर कि तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सिस्टम में शो कर देगा कि एरर आ रहा है कुछ ऐसे कह के? नहीं, अब वो कैसे शो करेगा कि आपका जो मटेरियल है, मटेरियल जैसे अब मैं जैसे अब आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वेइंग ब्रिज का एक एग्जांपल ले लिया, आपको बताया कि मेरा पहला कन्वेयर है, उसमें जो लोड सेल लगा है वो बता रहा है कि मेरा मटेरियल अभी 1 घंटे में 24 टन गया। लेकिन जो उसके आगे वाला कन्वेयर है, उसमें जो वे फीडर लगा रहा है, वो मेरे को बता रहा है कि यार अभी तो 22 टन ही आया है। तो वहां पे 2 टन का डिफरेंस आ रहा है। तो तब वहां पे फिर हम लोग को कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अभी आपको बताया, रोलिंग मिल में रॉड जो है मेरी क्या बोलते हैं 10.1 मीटर की कटना शुरू हो गई। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे आपका रॉड जो है वो बनती है, तो उसके बाद एक बार मैनुअली भी उसका मेजरमेंट किया जाता है।
नहीं प्रॉपर कट रही कि नहीं कट रही। तो अब जैसे मान के चलिए 4-6 महीने मेरा प्लांट चल गया, तब बड़ा बकायदा कटता रहेगा रॉड, एकदम मतलब परफेक्टली कटेगा। मे भी हो सकता है कि जैसे रोलर है, जो नीचे रोलर लगे हुए रहते हैं उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए, तो मेरा रोलर थोड़ा स्लो घूमना शुरू कर दे, या मोटर का गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा जाम चलने लगे, तो उसके कारण मेरा थोड़ा सा जो कन्वेयर है वो थोड़ी स्लो चलने लगे। तो उससे होता क्या है कि या तो मटेरियल कम आएगा, या अगर मान के चलिए कन्वेयर का गियर बॉक्स एकदम से ज्यादा फ्री हो गया, मटेरियल ज्यादा तेज जाने लगा, तो वो हम लोग को हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। मतलब आपका सिस्टम उसमें वैसे शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अब जैसे एक मोटर है, उससे गियर बॉक्स अटैच है, उससे कन्वेयर चल रही है, तो जो हम लोग स्पीड रहती है वो जनरली मोटर की मेजर करते हैं। करते तो वैसे जो आफ्टर गियर बॉक्स कन्वेयर की भी है, लेकिन कई कई जगह में डायरेक्टली क्या करते हैं कि उन लोग टेकोमीटर या आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर मोटर में ही लगा देते हैं। तो होता क्या है कि भाई मोटर तो मेरी आपका जो जितना भी 1400, 1500, 1436, 1476 आरपीएम में बढ़िया चलती रहती है, लेकिन उसके बाद का जो गियर बॉक्स है वो अगर मेरा जाम चलने लगा है, तो जो आगे की कन्वेयर है वो मेरी स्लो जाएगी, मोटर तो मेरा बराबर उतनी स्पीड से ही चलती रहेगी। तो उसमें क्या रहता है कि अब आपका स्पीड तो बराबर दिखा रहा है, लेकिन तो भी तो फील्ड में आपका जो कन्वेयर है वो जाम चल रही है। तो वहां आपको चीजें मैनुअली चेक करनी पड़ती है। वो आप उसको ऑटोमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या रहता है कि वो ऑटोमेटिकली चेक करने के लिए बहुत एडवांस प्रोसेस रहती है कि जैसे जो मेरा मटेरियल रॉड कट के निकल रही है, तो उसको आगे एक मेजरिंग सेंसर लगा दूं मैं, जो मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर एक जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर या एक कुछ वैसा लगा दूं, जैसे 2 प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा दूं कि भाई यहाँ से मेरा मटेरियल एंटर हुआ, वहां से मेरा मटेरियल एग्जिट हुआ, उसने बाकायदा काउंट किया कि नहीं एकदम 10 मीटर का मटेरियल था, सिस्टम को ओके बोल दिया। लेकिन मान के चलिए मेरा मटेरियल एंटर हुआ यहाँ से, और वहां से 10.1 मीटर में मेरा क्या बोलते हैं मटेरियल एग्जिट हुआ, तो वो सिस्टम को डायरेक्टली बता देगा कि यार यार तो मटेरियल ज्यादा मीटर का कटने लगा है, कैलिब्रेशन की जरूरत है। वैसा भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। लेकिन जनरली जो प्लांट्स हैं उसमें मैनुअली ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हालांकि क्योंकि मटेरियल चेक होता ही है, मतलब आपका हर एक दो महीने में कैलिब्रेशन चेक करते ही है, क्योंकि होता है मतलब मैकेनिकल चीजें हैं, कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये सब एनवायरमेंटल इफेक्ट आता है। बारिश पानी में जो चलती हैं थोड़ी सी मशीनें, जैसे आप मान के चलिए कुछ कुछ कन्वेयर बाहर लगी है, उसमें वही थोड़ा बोल सा रहा था पानी। सर कि जैसे बेनिफिकेशन प्लांट में रहता है तो उसमें मटेरियल में पानी जाते रहता है, फिर स्लाइडिंग का वो रहता है। हाँ तो मतलब बता रहा ना खिलेंद्र, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपके इसको चीजों को अफेक्ट करती है, तो उसके लिए अपने को मैनुअली ही चेक करना पड़ता है। ओके ठीक है। हम्म। तो फिर मैं कहा था, मैं जो एडवांटेज ऑफ पीएलसी की भाई इजियर टू ट्रबल शूट रहता है। अब जैसे पीएलसीज हैव रेसिडेंस डायग्नोस्टिक एंड ओवररीड फंक्शन दैट अलाउज यूजर टू इजीली ट्रेस एंड करेक्ट द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रॉब्लम। अब जैसे पीएलसी है, जैसा मैं जस्ट अभी आपको बताया कि भाई मटेरियल अगर ज्यादा कट रहा है तो ऑब्वियसली एक कमांड आ जाएगी पीएलसी को कि, और वो स्काडा में शो कर देगा कि नहीं मेरा मटेरियल ज्यादा आ रहा है। सिमिलरली होता क्या है कि पीएलसी के खुद के डायग्नोस्टिक फंक्शंस रहते हैं, जैसे चैनल डायग्नोस्टिक हो गया, हार्डवेयर डायग्नोस्टिक हो गया, मॉड्यूल डायग्नोस्टिक हो गया, और वेरियस वेरियस टाइप के जैसे पावर सप्लाई डायग्नोस्टिक हो गया। तो वेरियस वेरियस टाइप के अलग अलग डायग्नोस्टिक फंक्शन रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूअसली ये चेक करते रहते हैं कि जो पीएलसी के साथ सिस्टम चल रहा है वो एकदम परफेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो हेल्दी चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जैसे मान के चलिए मेरा एक फील्ड में आरआईयू यूनिट में एक डिजिटल इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ है, उसका कोई मैं चैनल डायग्नोस्टिक ऑन कर दिया, तो सारे के सारे चैनल में कनेक्शन कनेक्टेड है, लेकिन हुआ क्या कि फिर एक किसी कारण से या ओवर वोल्टेज के कारण मेरा एक चैनल फॉल्टी हो गया। तो वो क्या करेगा कि पहले अपने मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल को बताएगा कि मेरा एक चैनल मतलब मॉड्यूल को में रिस्पॉन्स आएगा कि उसका एक चैनल फॉल्टी हो गया, फिर मॉड्यूल से वो रिस्पॉन्स निकल के इंटरफेस मॉड्यूल में जाएगा, वहां पे इंटरफेस मॉड्यूल में एक फॉल्ट आएगा कि जो भी इंटरफेस मॉड्यूल के आगे आपके जितने भी इनपुट मॉड्यूल लगे हैं उसमें से एक मॉड्यूल फॉल्टी है। फिर ये इंटरफेस मॉड्यूल क्या करेगा कि आपके पीएलसी को बताएगा। बेसिकली इंटरफेस मॉड्यूल क्या होता है कि आपका पीएलसी और फील्ड डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, वो कहलाता है एक इंटरफेस मॉड्यूल। वो बेसिकली क्या करता है कि फील्ड डिवाइसेस से जितना भी डेटा आ रहा है उसको अपने तक लेके आता है, वहां पे उसको एक सिंगल फॉर्म में मतलब एनकोड करके बोल सकते हैं या मल्टीप्लेक्स करके बोल सकते हैं। वो क्या करता है कि आपको पीएलसी में डेटा भेजता है,
नॉर्मल सिग्नल केबल्स के थ्रू, मतलब आप एक तरीके से बोला जाए तो सिग्नल कन्वर्टर ही बोल लीजिए। इन इंटरफेस मॉड्यूल क्या है, एक तरीके से सिग्नल कन्वर्टर जो आपका एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब मेरा जो फील्ड से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो भी न्यूमेटिक सिग्नल या जो भी सिग्नल आ रहा है, उसको वो क्या कर रहा है कि एक कम्युनिकेशन सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर पीएलसी में दे रहा है। पीएलसी उस सिग्नल को ऑटोमेटिकली डिकोड कर लेता है कि यार अच्छा यार ये इंटरफेस मॉड्यूल से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मॉड्यूल फॉल्टी हो गया। तो फिर वो क्या करता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे एक मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल। सर हम्म। सर तो आउटपुट से भी आता है क्या सर? आउटपुट से भी आता है मतलब कैसे? आउटपुट मॉडल से भी आता है, मतलब कुछ अगर एरर निकल रहा है या हाँ सेंसर काम देखिए, नहीं कर रहा क्या बोलते हैं, जितने भी फील्ड डिवाइसेस है, मेरे को सबका हेल्दीनेस चेक करना है, तो उस हिसाब से मेरे को सबका डायग्नोस्टिक ऑन रखना पड़ेगा। जितना भी मेरा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, थर्मोकपल, आरटीडी और जितने भी एक्स्ट्रा अदर मॉड्यूल रहते हैं जो पीएलसी से कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ऑपरेटर जो है वो डेस्क में बैठा है, उसको फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। अब मेरा मान के चलिए अगर मैं डायग्नोस्टिक ऑन नहीं किया, एक एनालॉग इनपुट जो मेरे कंट्रोल वॉल्व्स को कंट्रोल कर रहा है, वो अगर फॉल्टी हो गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तो यार यहाँ से कमांड दे रहा हूँ, लेकिन वो फील्ड में जा क्यों नहीं रही है? मतलब ऑपरेटर तो ऑब्वियसली यहाँ से कमांड देगा, क्योंकि उसको देखा मैं ड्रम लेवल को कंट्रोल करने वाला एक वॉल्व है, मेरा ड्रम लेवल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, मैं वॉल्व ओपन करके रखा हूँ, मेरा क्यों पानी नहीं जा रहा है? या क्योंकि ऑब्वियसली अगर मॉड्यूल फॉल्टी हो गया, डायग्नोस्टिक ऑन नहीं किए, तो आपका जो स्काडा है वहाँ पे शो करता रहेगा कि मॉड्यूल सिस्टम हेल्दी है। तो उसके लिए क्या रहता है कि डायग्नोस्टिक ऑन करना पड़ता है। तो वो डायग्नोस्टिक किसी भी चीज का हो सकता है, मतलब जैसे इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, फील्ड डिवाइसेस, इवन जो एडवांस टाइप के फील्ड डिवाइसेस हैं उसका खुद के डायग्नोस्टिक रहते हैं, जैसे एनर्जी मीटर्स और कुछ कुछ एडवांस सेंसर और ट्रांसमीटर आते हैं जो खुद का भी डायग्नोस्टिक रहता है उनका। वो डायरेक्टली आपके पीएलसी के कम्युनिकेशन केबल से कनेक्ट होकर डायरेक्ट डेटा भेज देते हैं। तो वहां पे काम आता है कि भाई ठीक है, जैसे अब कुछ मॉड्यूल फॉल्टी हो गया, तो भाई जैसी एरर की एलईडी वहां पे ब्लिंक करी, तो वो मेरे पीएलसी तक आया, पीएलसी की एरर की एलईडी ब्लिंक करी, उसने स्काडा में एक अलार्म जनरेट किया कि पर्टिकुलर यहाँ इस फील्ड का, इस आईएम का, मतलब इस आरआईओ पैनल का, इस आईएम का ये मॉड्यूल फॉल्टी है, प्लीज चेक। तो जो भी ऑपरेटर है वो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन या जो भी इलेक्ट्रिकल का पर्सन होगा उसको बताएगा कि आप जाके वहाँ पे फील्ड में चेक करो कि ये मेरा मॉड्यूल फॉल्टी हो गया और उसको रिप्लेस करो, क्योंकि वहां से प्रोसेस इंटरप्शन हो रहा है। तो वो सर। तुरंत जाएगा। हाँ। सर जैसे सर डायग्नोस करेंगे सर, जैसे तो इसमें हम्म। हर एक सेंसर का सर पीएलसी में डायग्नोस का अलग अलग ये मतलब सेटअप किया हुआ है क्या, हर एक एंड सेंसर ये का? डिपेंड करता है आकाश, जैसे क्या होता है ना कि अगर आप छोटा प्लांट है, मतलब मान के चलिए जैसे बेनिफिशियरी प्लांट हो गया, या नॉर्मल छोटा आपका एश हैंडलिंग हो गया या स्कोल हैंडलिंग हो गया, या इसके अलावा जैसे पेपर वेपर मिल हो गई या छोटे छोटे फैक्ट्री ऑटोमेशन हो गए, तो यहाँ पे जनरली हर एक चीज का डायग्नोसिस नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल का करते हैं, जो आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्टली पीसी, मतलब पीएलसी के जितने भी कंपोनेंट हैं जो डायरेक्ट कंपोनेंट है, मतलब मैं फील्ड डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपका पीएलसी हो गया, पावर सप्लाई हो गया, जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ये चार चीजों का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा जैसे आपका फील्ड डिवाइसेस हो गया, अदर अदर थिंग्स हो गई, इसका डायग्नोसिस हम इसमें नहीं करते हैं। वो हम लोग करते हैं वो जो थोड़े क्रिटिकल प्लांट रहते हैं, जैसे आपका मान के चलिए कोई बड़ी एप्लीकेशन है, मान के चलिए एक 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है या कुछ है, जहाँ पे मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, एक्सक्यूज में, जैसे मान के चलिए मेरा केमिकल हो गया, केमिकल प्लांट हो गया, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, इसके अलावा आपका ऑयल एंड गैस प्लांट हो गया, तो वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे जो मेरे सेंसर है वो ऐसी रिमोट लोकेशन पे रहते हैं कि जहाँ पे मैं डायरेक्टली जाके उनको नहीं देख सकता। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग एडवांस टाइप के सेंसर यूज करते हैं या ट्रांसमीटर यूज करते हैं, जो डायरेक्टली अगर सेंसर में कुछ फॉल्ट आ रहा है या वैल्यू अबव रेंज या बिलो रेंज आ रही है, तो उसके लिए भी वो एक अलार्म जनरेट करके भेजता है, जो डायरेक्टली स्काडा में शो होता है। तो मतलब जो हम लोग एकदम क्रिटिकल प्लांट है,
या कोई मतलब बहुत ज्यादा एकदम हाईली इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है, उसके लिए सिर्फ हम लोग यूज करते हैं। बाकी नॉर्मल प्लांट में सिर्फ जो है पीएलसी रिलेटेड डायग्नोसिस रहता है, ये जितने भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस मॉड्यूल और पावर सप्लाई, बस इनका रहता है। ओके। सो मतलब आफ्टर कंक्लूजन क्या कि भाई द कंट्रोल प्रोग्राम कैन बी वॉच्ड इन द रियल टाइम एज इट एग्जीक्यूट्स टू फाइंड द टू फाइंड एंड द फिक्स प्रॉब्लम। लाइक मैं जैसा आपको बताया कि भाई ठीक है, आउटपुट मॉड्यूल फॉल्टी हो गया, स्काडा में शो हुआ, ऑपरेटर ने इंस्ट्रूमेंट वाले पर्सन या इलेक्ट्रिकल पर्सन को बोला, उसने जाके मॉड्यूल रिप्लेस किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक ये बेनिफिट रहता है कि इजियर टू ट्रबल शूट रहता है। अब एक छोटा सा ये दिखा रहा है कि एक पीएलसी का आर्किटेक्चर होता क्या है। मैं आपको कल भी बताया था, आज थोड़ा सा और क्लियरली बताता हूँ कि मतलब बेसिकली ये एक सेंट्रल आर्किटेक्चर है पीएलसी का, जो बेसिकली क्या है कि मतलब एक पीएलसी के अंदर में रहता क्या क्या है, वो आपको थोड़ा सा पता चलेगा तो थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा आपको। तो पीएलसी के अंदर आपका सबसे पहले मेन जो एलिमेंट है वो रहता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब आप बोल सकते हैं कि पीएलसी का जो ब्रेन है वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। आपने जब छोटे होंगे तो आप जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह स्कूल में पढ़े होंगे, तो उसमें जैसे आपका एक नॉर्मल जो डेस्कटॉप का सीपीयू रहता है, उसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर रहता है। वैसे ही आपका जो ये नॉर्मल पीएलसी है ये भी सेम। पीएलसी एक तरीके से छोटा सा कंप्यूटर ही है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड फीचर्स के साथ है। मतलब आप उसमें सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें बेसिक जितना भी प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हैं वो पूरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है। फिर इसके बाद 3 टाइप की बस रहती है। बस जैसे मैंने कल आपको बताया था, पहली रहती है एड्रेस बस, दूसरी रहती है डेटा बस, और तीसरी रहती है कंट्रोल बस। एड्रेस बस मतलब जो जितना भी एड्रेस से रिलेटेड जितना भी इंटरफेस है, जितना भी डेटा है, जितना भी अलग अलग टाइप के एड्रेसेस और मेमोरी इनपुट्स हैं, और जो टोटल फील्ड तक जा रहा है, उसको वो पर्टिकुलर एड्रेस बस कैरी करता है। जैसे मान के चलिए मेरा एक डिवाइस फील्ड में कोई डिवाइस लगा है, एक डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, जैसे मैं मान के चलिए ये देखते हैं, ये जैसे है, ये आउटपुट मॉड्यूल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा पहले सबसे पहले एक वीएसी, मतलब आपका एक एसी वोल्टेज का सप्लाई है, L1। देन उसके बाद आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 से लेके आउटपुट 7 तक, मतलब टोटल 8 आउटपुट, 8 चैनल का मेरा एक आउटपुट मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। और एक नीचे जो एसी कॉमन है, मतलब कॉमन आपका ग्राउंडिंग के लिए। तो होता क्या है कि एक आउटपुट मॉड्यूल कैसे ऑपरेट करता है कि भाई ठीक है, मेरा पीएलसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो पीएलसी क्या किया कि भाई ठीक है, अंदर छोटे छोटे रिले लगे हुए रहते हैं, जो क्या करते हैं कि आउटपुट मॉड्यूल में जो फील्ड से मतलब आप बाहर से आप जो 24 वोल्ट या 230 वोल्ट दे रहे हैं, वो उसको लेके उसको 20 मतलब आपका जो आउटपुट है, जो आउटपुट का मेरा रिले हाई हुआ, उसमें डाइवर्ट कर देता है वो सप्लाई को। मतलब जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल रिले आउटपुट की वायरिंग का बताता हूँ। हम्म, 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 हम्म। ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है। पिक्चर क्लियर है? यस सर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा मैं आपको उसमें पिक्चर में दिखाया, एक पावर सप्लाई है, तो ये पावर सप्लाई यहाँ से इनपुट आ रही है, और ये पीएलसी का डिजिटल आउटपुट कार्ड है, और उसके बाद एक रिले लगी है। जनरली ये रिले पीएलसी में इंटीग्रेट होके भी आती है, या तो आप बाहर, अगर इंटीग्रेटेड नहीं है, वो डायरेक्ट 24 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो आप बाहर से भी अलग से लगा सकते हैं रिले।
एक तरीके से पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। मतलब पोटेंशियल फ्री कैसे कि ये पर्टिकुलर 24 वोल्ट का अलग पोटेंशियल हो गया और ये इंस्ट्रूमेंट का जो भी 110 230 या 24 यूज कर रहा है वो एक अलग पोटेंशियल हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से पावर सप्लाई आई मेरी, एक कॉमन मैंने क्या किया कि भाई इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली एक कॉमन लाके यहाँ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से जो लाइन इनपुट है वो मैं जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट करके रिले के एक कांटेक्ट पे लेके चला गया। मान के चलिए रिले के कॉमन वाले कांटेक्ट पे लेके चला गया, और यहाँ से एक जो आपका डिजिटल इनपुट का 24 वोल्ट का कॉइल का इनपुट है वो आ रहा है और वो वापस जाके आपके माइनस में चला जा रहा है। तो ये कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए ये आपका यहाँ पे सर्किटरी हो गई। और कॉइल के ऑपरेशन से जो आपका रिले पिक होता है, तो उसके लिए जो आपका सर्किटरी है वो ये हो गई एक तरीके से। तो जिसको हम बोलते हैं फील्ड की सर्किटरी, और दूसरी आपकी कंट्रोल सर्किट हो गई। तो होगा क्या कि जैसे मैं डिजिटल इनपुट हाई किया और डिजिटल आउटपुट दिया वहां से, तो मेरा कॉइल पिक होगी। कॉइल पिक होगी तो ये सर्किट बन जाएगा। अभी जैसे सर्किट बना तो क्या होगा कि सप्लाई आएगी और वो सर्किट के थ्रू घूम के मेरे इंस्ट्रूमेंट में चली जाएगी, और कॉमन तो मैं दे ही रहा हूँ उसको। तो उससे क्या होगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से डिजिटल आउटपुट की वायरिंग रहती है, जिसको हम लोग फ्यूचर में और क्लियरली देखेंगे कि बेसिकली मतलब डिजिटल आउटपुट होता क्या है और मतलब कैसे इसका वो होता है। तो वो क्या होता है कि मेरा जो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है उसका एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस रहता है, जैसे आउटपुट 0। तो वो एड्रेस क्या होता है, मेमोरी में आके स्टोर होता है। मेमोरी से जब जरूरत पड़ती है तो वापस सीपीयू उसको यूज करता है और वापस मेमोरी को दे देता है, फिर वहां से वो मेरा आउटपुट बन के निकल जाता है। सिमिलरली जितना डेटा एक्सचेंज है, मतलब फील्ड से जितना डेटा आ रहा है और जितना मतलब मेमोरी में जा रहा है, स्टोर हो रहा है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे जब भी जो डेटा की जरूरत पड़ती है, वो पूरा क्या बोलते हैं डेटा यहाँ से मेमोरी से लेके अपने जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है वो परफॉर्म करता है और वापस डेटा को मेमोरी में स्टोर कर देता है। सिमिलरली कंट्रोल बस क्या करती है कि जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका पूरा भी जितना आपका टोटल वो है वो उसमें परफॉर्म होता है। तो ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर है बेसिकली पीएलसी का, जो ये बताता है कि मतलब पीएलसी का क्या इंटरनल वो रहता है। तो आपका दो टाइप का पीएलसी रहता है। एक तो आपको ओपन आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन जो रहता है दो टाइप का रहता है। एक ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन रहता है जो अलाउ करता है सिस्टम टू इजीली कनेक्ट टू द डिवाइस एंड प्रोग्राम मेड बाय अदर मैन्युफैक्चरर्स। मतलब आपका जैसे दो टाइप के पीएलसी रहते हैं, क्लोज आर्किटेक्चर और ओपन आर्किटेक्चर। इस ओपन आर्किटेक्चर में क्या रहता है कि मान के चलिए मैं अपने पीएलसी को किसी अदर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया हुआ प्रोग्रामिंग डिवाइस उसके थ्रू भी प्रोग्राम कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे पीएलसी आते हैं, जैसे मैं एक अगर आपको सिम नाम बताऊं तो जैसे फिनिक्स का हो गया, फिनिक्स मसी बस। इनके भी कुछ कुछ ओपन ओपन आर्किटेक्चर पीएलसीज आते हैं जो जिसको हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। और भी अदर अदर पीएलसी रहते हैं, जैसे एलन ब्रैडली का कुछ पीएलसी हैं जो विंसीसी स्काडा के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मित्सुबिशी हो गया, मित्सुबिशी के पीएलसी जो है वो विंसीसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और एक तो होता है क्लोज आर्किटेक्चर और प्रोप्राइटरी सिस्टम। मतलब बेसिकली क्या क्लोज आर्किटेक्चर का, क्लोज आर्किटेक्चर इज द वन हुज डिजाइन मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू कनेक्ट द डिवाइस एंड प्रोग्राम मेड बाय अदर मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जैसे अब मैं मान के चलिए सीमेंस का पीएलसी बोल लूं, सीमेंस का S7 1500, इसको आपको प्रोग्राम करने के लिए जो है पर्टिकुलर टीआईए पोर्टल ही लगेगा। आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्लोज आर्किटेक्चर होता है। क्यों? क्योंकि मतलब बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स रहती हैं और ऐसे नोटेशंस और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो हर एक में कॉमन नहीं रहते हैं। तो मे बी ये हो सकता है कि मैं इस पीएलसी को पर्टिकुलर किसी और दूसरे प्रोग्रामिंग डिवाइस से कनेक्ट करूं तो कुछ माल फंक्शन करना शुरू कर दे, या ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आए, या प्रोग्रामिंग ना हो, या कुछ इंस्ट्रक्शन सेट उसमें डिफाइन नहीं है तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। कुछ ब्लॉक्स अगर डिफाइन नहीं तो वो यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे वेरियस वेरियस प्रॉब्लम रहती है। तो एक नोट कि when working with the PLC system there that are proprietary in nature, you must be sure that any generic hardware or software you use is compatible with your particular PLC। जैसा मैं अभी आपको बताया कि कुछ कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में वही लिखा है कि अगर आपकी पर्टिकुलर किसी एक पीएलसी के साथ काम कर रहे हैं जो एकदम प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर का सिस्टम है या क्लोज आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है, तो आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी आप डिवाइस यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग डिवाइस, थर्ड पार्टी डिवाइस, वो पीएलसी या अदर फील्ड डिवाइस के साथ कंपेटेबल है कि नहीं।
इनकेस नहीं हुआ कॉम्पेटिबल तो या तो कम्युनिकेशन होगा नहीं, या कम्युनिकेशन होगा तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप मतलब डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू होने के कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो मतलब आप नोटिस भी नहीं कर सकते कि यार मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा आपका पीएलसी, दो टाइप के पीएलसी होते हैं। एक मिनट। हम्म तो बेसिकली आपके दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। पहला रहता है फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा रहता है मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसको बोलते हैं? बेसिकली होता क्या है कि जो आपके मिनी पीएलसीज रहते हैं, मिनी और माइक्रो पीएलसी जो रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, एक नंबर ऑफ फिक्स आईओस के साथ आते हैं। आप भले उसको एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से एक्सपांशन मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। लेकिन जो उसके पर्टिकुलर पीएलसी के खुद के इनपुट आउटपुट रहते हैं, जैसे अभी आप फ्यूचर में वर्क करेंगे S7 1200 में, तो S7 1200 क्या है, फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन आता है, जो मतलब एक तरीके से फिक्स पीएलसी के खुद के जो ऑन बोर्ड आईओज रहते हैं वो उसमें फिक्स रहते हैं, बाकी आप मॉड्यूल लगा के उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि फिक्स्ड आईओ कंट्रोलर, it is a typical it is a typical of a small PLCs, मतलब एक छोटा सा पीएलसी रहता है जिसमें पर्टिकुलर ऑन बोर्ड में एक नंबर ऑफ फिक्स ड्राइव्स रहते हैं, कम्स इन अ वन पैकेज विथ नो सेपरेट रिमूवेबल यूनिट। मतलब जितना भी इनपुट आउटपुट की यूनिट है ये सेपरेबल नहीं रहती, वो फिक्स रहती है, ऑन बोर्ड रहती है। द प्रोसेसर एंड द आईओस पैक्ड टुगेदर। ऑन बोर्ड का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, ऑन बोर्ड मतलब सिंगल बोर्ड पे ही आपका सीपीयू भी लगा रहता है, सिंगल बोर्ड पे ही आपके इंटरफेस इनपुट मॉड्यूल भी रहते हैं, इनपुट के जो आपके चैनल्स है वो भी रहते हैं। लोअर इन कॉस्ट बट लेस इन फ्लेक्सिबिलिटी। लोअर इन कॉस्ट मतलब अब ऑब्वियसली छोटा पीएलसी है, सारी की सारी चीजें ऑन बोर्ड है, सीपीयू भी एक ही बोर्ड पे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट लेस होगी, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि मान के चलिए मुझे इसमें आयु बढ़ाना है या कुछ करना है, तो अलग से फिर मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इससे ताकि वो बढ़े। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, प्लस अब ऑन बोर्ड है तो सारी की सारी चीजें कम होंगी। अब जैसे आपके दो टाइप के इन डिजिटल इनपुट रहते हैं, जैसे सिंक टाइप इनपुट, सोर्स टाइप इनपुट, तो मे भी ये हो सकता है कि नॉर्मल सिंकिंग टाइप इनपुट दे, उसमें सोर्सिंग ना दे। क्यों? क्योंकि छोटा सा पीएलसी, उसमें ये सब फिर मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं डालते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी एनालॉग इनपुट, अगर ऑन बोर्ड एनालॉग इनपुट है तो वो जनरली 4 वायर ही आपको एनालॉग इनपुट मिलता है, 2 वायर नहीं मिलता, डायरेक्ट आरटीडी कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, थर्मोकपल नहीं कनेक्ट कर सकता, तो ये सब इश्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे लो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फिर दूसरा आता है आपका मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि जिसमें पीएलसी आपका सेपरेट रहता है, इसके अलावा जितने भी आपको इनपुट आउटपुट कनेक्ट करना रहता है वो थ्रू मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं। is divided by a compartment into which a separate modules can be plugged। मतलब पीएलसी आपका सेपरेट हो जाता है, लेकिन जो आपके जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो उसको हम प्लग करते हैं और उस पर हम लोग वायरिंग करते हैं। दिस फीचर ग्रेटली इंक्रीज योर ऑप्शन एंड द यूनिट्स फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन चूज फ्रॉम ऑल द मॉड्यूल अवेलेबल एंड मिक्स देम इन एनी वे यू वांट और यू डिजायर। जैसे आप बताया, जैसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, तो आप जैसा ये इनपुट मॉड्यूल है, ये आउटपुट मॉड्यूल है, तो जरूरी नहीं कि इनपुट के बाद ही आउटपुट लगे, पहले आप आउटपुट लगाइए फिर इनपुट लगाइए और उसकी वायरिंग कर दीजिए। तो आपका जैसे पहले इनपुट लगाएंगे तो जो प्रोग्राम है ऑब्वियसली उसमें पहले एड्रेस जो आउटपुट के डिफाइन होंगे, फिर इनपुट के डिफाइन होंगे। फिर ये भी है कि भाई ये जो मॉड्यूल रहते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपको मान के चलिए मेरे को एक इनपुट मॉड्यूल निकाल के वहां पे एक आउटपुट मॉड्यूल बैठाना है, तो वो भी बैठा सकते हैं। कि मान के चलिए मेरा एक इनपुट मॉड्यूल यूज नहीं हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा डिजिटल आउटपुट की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे मैं एक्स्ट्रा मॉड्यूल बैठा लिया, तो वो वहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। प्लस आपका जैसे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हो गया, तो वेरियस टाइप के एनालॉग इनपुट मॉड्यूल आते हैं, जैसे आरटीडी वाला मॉड्यूल हो गया, थर्मोकपल 4 to 20 मिली एम्पियर प्लस माइनस 0 to 10 वोल्ट, 0 to 20 मिली एम्पियर, तो बहुत सारे टाइप के एनालॉग इनपुट मॉड्यूल आते हैं। तो वो डायरेक्टली आप माउंट कर सकते हैं वहाँ पे, या कुछ ऐसे मॉड्यूल रहते हैं जो ऑल इन वन रहते हैं, या लाइक 2 in 1 3 in 1 आते हैं, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर प्लस माइनस 0 to 10 वोल्ट,
और 0 to 20 मिली एम्पियर, इसका कॉम्बिनेशन का एक मॉड्यूल आता है। तो उसमें ये है कि आप इंटरनली प्रोग्राम में जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जो आईओ कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूलर आईओ कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसमें, व्हेन अ मॉड्यूल स्लाइड्स इनटू द रैक इट मेक्स एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद द सीरीज ऑफ कॉन्टैक्ट कॉल्ड अ बैकप्लेन। दैट बैकप्लेन इज लोकेटेड एट द रियर ऑफ द रैक। बेसिकली क्या है कि आप जैसे ये इनपुट वाला मॉड्यूल है, ये एक तरीके से आपका एक किसी बस में जाके अटैच होता है। तो जो पीछे की जो बस है उसको हम लोग बोलते हैं बैकप्लेन बस। बैकप्लेन बस करती क्या है कि पीएलसी से पावर लेके आपके आईओ मॉड्यूल में लाके वो कर देती है। तो अलग से मेरे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं, वो बैकप्लेन बस के थ्रू ही ले लेता है। प्लस वेरियस अदर अदर कम्युनिकेशंस, जैसे जितना भी मेरा डिजिटल इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट, आरटीडी, थर्मोकपल और भी अदर अदर सेंसर्स का जो डेटा आ रहा है, वो बैकप्लेन बस के थ्रू मेरा इंटरफेस मॉड्यूल में चला जाता है। और फिर इंटरफेस मॉड्यूल अपना इंटरफेसिंग केबल के साथ वो डेटा को पीएलसी में भेज देता है। तो ये हो गया बैकप्लेन बस का काम। वही जो अभी आपको आर्किटेक्चर बताया, वही आर्किटेक्चर का ये दूसरा एग्जांपल कि मतलब जो बेसिकली सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्राम डेटा, पावर सप्लाई, आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट सेंसिंग डिवाइस, आउटपुट सेंसिंग डिवाइस, ऑप्टिकल आइसोलेशन। इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के बीच और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच ऑप्टिकल आइसोलेशन रहता है, ताकि मान के चलिए किसी कारण से मेरा सप्लाई लीकेज के कारण मेरे इनपुट मॉड्यूल में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं देता है मेरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, क्योंकि मेरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काफी एक्सपेंसिव रहती है रदर देन मेरे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मॉड्यूल फॉल्टी हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन अगर पीएलसी डायरेक्टली फॉल्टी हुआ तो जो बाकी चल रही प्रोसेस है वो भी रुक जाएगी, प्लस कॉस्टिंग बढ़ जाएगी आपकी। पावर सप्लाई अब मेन आता है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आपका पीएलसी को चालू करने के लिए एक पावर सप्लाई की जरूरत रहती है। पावर सप्लाई दो टाइप की रहती है। इधर पीएलसी में ऑन बोर्ड पावर सप्लाई आती है, जितने जो माइक्रो पीएलसी रहते हैं या जो भी मिनी पीएलसी आते हैं, इसमें ऑन बोर्ड पावर सप्लाई रहती है। मतलब ऑन बोर्ड पावर सप्लाई बोलने मतलब कैसे कि अगर पीएलसी को इनपुट देना है तो डायरेक्ट आप पीएलसी के नीचे ही टर्मिनल्स बने रहते हैं, उस टर्मिनल में आप इनपुट दीजिए, पीएलसी आपका डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन रहता है कि अलग से पावर सप्लाई मॉड्यूल आता है बड़े पीएलसी के लिए, जैसे S7 400, S7 300, S7 1500 में तो चलिए कई कुछ कुछ इनपुट पावर सप्लाईज भी आ जाती हैं, आप अलग से भी जोड़ सकते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है 1500 और 300 में, कि मतलब पावर सप्लाई आप एक्सटर्नली भी दे सकते हैं और इंटरनली भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपका S7 400 हो गया, बड़े पीएलसी हो गए, इसमें पावर सप्लाई के लिए खुद का एक मॉड्यूल रहता है जिसको आपको सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पावर सप्लाई रहता है वो लगता है एक रैक में, सप्लाइज डीसी पावर टू द अदर मॉड्यूल्स दैट प्लग इनटू द रैक। मतलब जो पावर सप्लाई उसका मेन काम ये रहता है कि जो बैक प्लेन बस है उससे पूरे के पूरे मॉड्यूल में पावर सप्लाई करना, जितने भी मॉड्यूल उसमें कनेक्टेड है। इन मोस्ट पीएलसी सिस्टम दिस पावर सप्लाई डज नॉट नॉर्मली सप्लाई पावर टू द फील्ड डिवाइसेस। बेसिकली जो ये पावर सप्लाई रहती है ये फील्ड डिवाइसेस को डायरेक्टली पावर सप्लाई नहीं देती है, उसके लिए जो आउटपुट मॉड्यूल या कुछ से अगर सप्लाई निकल रही है तो वो जाती है। नहीं तो हम लोग एक अलग से नीचे बस बनाते हैं जो 24 वोल्ट की 230 वोल्ट की या 110 वोल्ट की बस बनाते हैं, वो बस आपकी पावर सप्लाई फील्ड डिवाइसेस में लेके जाती है। अब मेन हिस्सा मतलब जो सेकंड कंपोनेंट है पीएलसी का, मतलब जो वो सीपीयू, पीएलसी का इट इज अ ब्रेन ऑफ द पीएलसी। जैसे मैं आपको बताया कि बेसिकली एक ब्रेन है, जितना भी कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, लॉजिक ऑपरेशन, काउंटर, टाइमर, मेमोरी बिट्स, डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस और भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस और जितने भी अदर अदर ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे मेरे सीपीयू के अंदर होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि CPU consists of a microprocessor for implementing the logic and controlling the communication among the module। मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो एक सीपीयू है वो कंसिस्ट करता है एक माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, जो कि लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है और कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को अदर अदर एनालॉग मॉड्यूल के साथ। डिजाइन so the desired circuit can be entered in the relay ladder logic form। मतलब बेसिकली क्या है कि भाई ठीक है, सीपीयू का हम लोग जो भी अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस तरीके से डिजाइन रहती है कि हम लोग उसको एक लैडर लॉजिक बना सकते हैं जो कि फील्ड में एक रिले लॉजिक की तरह मतलब दिखता है। जैसे मैं आपको अभी इसके पहली वाली क्लास में बताया था कि अगर रिले लॉजिक
को मैं एग्जैक्टली 2 कॉपी बना सकता हूँ लैडर लॉजिक में। तो वही से हमें कि डिजाइन सो द डिजायर्ड सर्किट कैन बी एंटर्ड इन द रिले लैडर लॉजिक फॉर्म। The processor accepts input data from the various sensing devices, executes the stored user program and send appropriate output command। मतलब बेसिकली क्या है कि भाई ठीक है, यहाँ से मेरा जितना भी इनपुट आ रहा है उसको सेंस करता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट मॉड्यूल में भेजता है ताकि मेरे फील्ड डिवाइसेस ऑपरेट हो सके। तो ये मेन काम रहता है बेसिकली सीपीयू का। फिर इसके बाद आता है आईओ सेक्शन। आईओ सेक्शन में जितने भी आपके फील्ड से जितना भी सिग्नल आ रहे हैं वो डायरेक्ट आपके पीएलसी में कनेक्ट नहीं होते, वो आके आते हैं पहले आईओ सेक्शन में, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में आके कनेक्ट होते हैं। जब वो आईओ मॉड्यूल्स में आके कनेक्ट होते हैं, जब सिग्नल हाई या लो होता है तो फिर वो आपका सीपीयू उसको वो करता है, एक तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसमें। आईओ सेक्शन में आता है सबसे पहले इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल क्या है? फॉर्म्स द इंटरफेस बाय विच इनपुट फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंट्रोलर। मतलब आईओ सेक्शन में इनपुट मॉड्यूल एक तरीके से इंटरफेस फॉर्म करता है कि मेरा जो सीपीयू है वो जो फील्ड से जितने भी इनपुट आ रहे हैं, इनपुट को पीएलसी तक भेज सके, वो उसका काम रहता है इनपुट मॉड्यूल का। तो वहां पे क्या रहता है कि भाई एक कॉमन पावर बस रहती है, जितने भी आपके इनपुट फील्ड डिवाइसेस है उस कॉमन पावर बस से जुड़े हुए रहते हैं। और वो क्या क्या रहते हैं, जैसे रिले कॉन्टेक्ट हो गया, पुश बटन्स हो गया, लिमिट स्विच हो गई, एनालॉग सेंसर हो गया, सिलेक्टर स्विच हो गई। These are the small examples of the input module. The term field and the real world are used to distinguish actual external device that exist and must be physically wired into the system। मतलब बेसिकली जो टर्म फील्ड और रियल वर्ल्ड, ये बेसिकली क्या करते हैं कि डिस्टिंग्विश करती है कि एक्चुअल एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट एग्जिस्ट एंड मस्ट बी फिजिकली वायर्ड इनटू द सिस्टम। मतलब जो भी आपका फील्ड, हम लोग जो फील्ड बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है कि जो एक्सटर्नल जितने भी एक्चुअल डिवाइसेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो फिजिकली वायर्ड है पीएलसी के साथ, उसको जनरली हम लोग फील्ड या रियल वर्ल्ड बोलते हैं और कुछ नहीं। तो ये आपका इनपुट मॉड्यूल होगा। आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है? जितने भी रिले, मोटर, सोलोनॉइड वाल्व, इंडिकेटर लाइट्स, एलईडी लाइट्स, ये सारे एग्जांपल रहते हैं आउटपुट मॉड्यूल के। आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है कि फॉर्म्स इंटरफेस बाय विच द आउटपुट फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंट्रोलर। मतलब सिमिलरली जैसा इनपुट मॉड्यूल का काम है वैसे ही सेम आउटपुट मॉड्यूल का काम है। और आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है कि आपका एक तरीके से जितना भी आउटपुट डिवाइसेस है उसके साथ एक इंटरफेस फॉर्म करता है, और पीएलसी से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसको आउटपुट के फॉर्म में फील्ड डिवाइसेस को देता है। PLC employ an optical isolator which uses a light electrically isolated the internal component from the input and output terminal। जैसा मैं आपको बताया कि एक ऑप्टिकल आइसोलेटर लगा हुआ रहता है जो क्या करता है, लाइट को यूज करता है ताकि वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर सके आउटपुट मॉड्यूल और सीपीयू को। क्योंकि मान के चलिए ये मेरे फील्ड में कनेक्टेड है, अगर कोई 230 वोल्ट सप्लाई मेरी लीक हो गई और मॉड्यूल जो है मेरा 24 वोल्ट का था, तो मॉड्यूल तो मेरा जल जाएगा। लेकिन मॉड्यूल के जलने से मेरा पीएलसी खराब ना हो, इसके लिए मैं ये बकायदा मेक श्योर करता हूँ कि एक बीच में ऑप्टिकल आइसोलेशन बना रहा है उन लोग के बीच में। तो बेसिकली मतलब आज का टॉपिक में यही था कि आपका जितने कंपोनेंट थे पीएलसी और पीएलसी से रिलेटेड, ये आपके पूरे कवर हो गए इसमें। अब धीरे धीरे हम लोग पीएलसी की तरफ बढ़ेंगे कि पीएलसी क्या है, पीएलसी में क्या काम होता है, कैसे कैसे मतलब हम लोग और पीएलसी के अंदर जानेंगे, पर्टिकुलर पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लैडर लॉजिक जो है और अदर अदर लैंग्वेजेस है उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट? किलन, आकाश, प्रताप? सर पीएलसी कितना वोल्टेज तक, हाई वोल्टेज तक वो कर सकता है, काम कर सकता है? जैसे जनरली क्या रहता है किलन, मतलब 230 वोल्ट रहता है, प्लस माइनस आप 10 to 20 वोल्ट ले सकते हो। मतलब जैसे 230 की जगह 240 245 वोल्ट तक झेल जाता है, लेकिन उससे ऊपर जाएगा ना तो वो कभी भी डैमेज हो सकता है। सिमिलरली अंडर वोल्टेज में जैसे आपका मान के चलिए 200 वोल्ट हो गया, टू 205 वोल्ट हो गया, वहां तक वो मतलब उससे नीचे जाएंगे ना तो फिर ऑपरेट ही नहीं होता है कुछ इसमें। सर जैसे आप बताए थे 24 वोल्ट में चलता है, 24 वोल्ट। हम्म। सर 120 और 24 वोल्ट में तो बहुत फर्क है।
नहीं, तो अलग अलग टाइप के पीएलसीज आते हैं ना, जैसे 24 वोल्ट का, अगर मेरा फील्ड का ऑपरेशन अगर 24 वोल्ट का है तो मैं पूरा पीएलसी जो है वो 24 वोल्ट का यूज करूंगा। 24 वोल्ट से आपके सोलेनोइड वॉल्व ऑपरेट हो जाते हैं, पता है आपको, मतलब एक बड़े बड़े जो वॉल्व रहते हैं ना, वो भी आपके 24 वोल्ट ऑपरेटेड रहते हैं। कभी आप फील्ड विजिट करेंगे ना तो आप देखेंगे वहां पे सोलोनॉइड वॉल्व, न्यूमेटिक वॉल्व जितने रहते हैं ना वो 24 वोल्ट रहते हैं। उसमें अंदर कॉइल लगी रहती है, सोलोनॉइड कॉइल, वो 24 वोल्ट की रहती है। तो जैसे कि 24 वोल्ट डाउन भी तो होता होगा सर, ब्रेक डाउन। होता है, मतलब बिल्कुल होता है। मतलब आपका अगर प्रॉपर आपने सप्लाई मेंटेन नहीं रखे, जिसके लिए हम लोग एसएमपीएस यूज करते हैं। एसएमपीएस क्या करता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे आप घर में देखे होंगे, किसी के घर में, कि जैसे इन्वर्टर रहता है या वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम क्या रहता है कि अगर मान के चलिए मेरा जो भी आपका सीएससीबी से अगर पावर सप्लाई जैसे 230 की जगह 200 आ रही, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है कि वो वोल्टेज के लेवल को मेंटेन करके रखता है 230 पे, थ्रू इसके अंदर जो भी मतलब थायरिस्टर और आईजीबीटी मॉसफेट वगैरह क्या क्या लगे रहते हैं, तो उसके थ्रू वो पर्टिकुलर उस वोल्टेज लेवल को मेंटेन करके रखता है। रेक्टिफायर इन्वर्टर यूनिट रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी इक्विपमेंट है वो बराबर वोल्टेज मिलता है, तो डैमेज होने के चांस नहीं रहते। कई बार जैसे लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग होने से क्या होता है कि सडनली मेरा लाइन में वोल्टेज सर जाता है। वोल्टेज सर जाने से कई बार जो घर के टेलीविजन्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स है, वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ यूज करते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस का काम वोल्टेज ये ड्रॉप तो होता रहता है। होगा सर एसएमपीएस में। हाँ, नहीं, एसएमपीएस के जैसे बाद नहीं होता दूर है तक, वोल्टेज ड्रॉप। मतलब दूर तक ले जाते हैं सिग्नल को, तो वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं, होगा वो 24 वोल्ट वो में। सिग्नल को हम लोग डायरेक्टली 24 वोल्ट को डायरेक्ट लेके नहीं जाते हैं। जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर, या अगर मेरा फील्ड मिलियन। में जैसे फील्ड का सिग्नल है, जैसे मान के चलिए जो मेरा पीएलसी है और मेरा फील्ड डिवाइसेस है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर 100 मीटर है, तो मैं क्या करूंगा कि एक 24 वोल्ट का एसएमपीएस में डायरेक्ट फील्ड पे लगा दूंगा, रदर देन यहाँ से वोल्ट डायरेक्ट केबल लेके जाने का। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, 24 वोल्ट है, इतना कम वोल्टेज है, मैं फील्ड तक लेके जाऊंगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 230 तो ले जा सकता हूँ मैं, 230 लेके जाऊंगा, बढ़िया, वहां पे एक एसएमपीएस लगाऊंगा। वो क्या करेगा, 230 को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और वो मॉड्यूल को सप्लाई दे देगा। सर मिलियम्स जो होता है, मिलियम्स या मिली वोल्ट, वो भी तो डाउन होता होगा ना सर। मिली एम्पियर डाउन नहीं होता है, क्या रहता है, करंट, आपका करंट कैसे ड्रॉप हो जाएगा। करंट इज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। अगर मेरा डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप मिली वोल्ट, जैसे मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट भी ड्रॉप होगा। लेकिन इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके आप प्लांट वगैरह में देखे होंगे, 4 to 20 मिली एम्पियर के सेंसर यूज करते हैं। जी। 4 to 20 मिली एम्पियर सेंसर यूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो करंट है वो ड्रॉप नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि आप, एज द लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इंक्रीज, एंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली वोल्टेज विल ड्रॉप। मतलब केबल लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा मेरा। तो जी इसके लिए सर। हम लोग क्या करते हैं कि 4 to 20 तो मिली सर एम्पियर का यूज करते हैं। सिग्नल आइसोलेटर क्यों लगाते होंगे तो? सिग्नल आइसोलेटर इसलिए लगाते हैं कि जैसे मान के चलिए आपका कोई ड्राइव पैनल है, या कोई ऐसा पैनल है जिसमें आपको 24 वोल्ट भी आ रहा है, 4 to 20 मिली एम्पियर भी आ रहा है, और 230 के साथ साथ 440 वोल्ट भी आ रहा है। तो होता क्या है सिग्नल आइसोलेटर लगाने का, दो बेनिफिट रहता है। पहली चीज तो अब देखिए उसके नाम से ही पता चलता है, सिग्नल आइसोलेटर। तो सिग्नल आइसोलेटर क्या करता है कि मेरा एक तरीके से आपका आइसोलेशन क्रिएट करता है जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में, ताकि अगर किसी कारण से मेरे इनपुट सिग्नल में कुछ लीकेज हुआ तो वो आउटपुट सिग्नल में ना जाए। जैसे आपने पढ़े होंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि भाई आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल टर्न जो रहती है दोनों तरफ बराबर रहती है। बस करता क्या है कि वो एक आपका सिग्नल को आइसोलेट कर देता है। तो होता क्या है कि जैसे ड्राइव से मान के चलिए मैं आरपीएम का फीडबैक लिया कि इतना आरपीएम मेरा चल रहा है करंटली ड्राइव में, तो अब ड्राइव में आपका 440 भी है, 230 भी है और 24 भी है। तो होता क्या है कि किसी कारण से अगर मेरी सप्लाई लीक हुई तो वो डैमेज कर देगा मेरे सिग्नल को, मतलब चैनल को। क्यों? क्योंकि वो तो अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा तो डायरेक्ट चैनल तक जाएगा और मेरा एनालॉग इनपुट डैमेज हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि सिग्नल आइसोलेटर जो है जितने भी आपके नॉइस हैं सिग्नल में उसको रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि यार आपका जैसा 440 का पैनल है, बहुत सारे बस बार हैं, तो अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या होता है कि सिग्नल में फ्लक्चुएशंस आते हैं। वो सिग्नल्स को, फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए भी हम लोग सिग्नल आइसोलेटर का यूज करते हैं। सर एक और क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसे आपने बताया कि
अगर अलग-अलग कोल हैंडलिंग प्लांट है और अलग मतलब दूर-दूर में 4 किलोमीटर में अपना-अपना कन्वेयर हम्म बेल्ट लगा हुआ है और हम्म एक दूसरे पीएलसी को मुझे कम्युनिकेट करना है। हम्म तो सर तो उसमें सर इंटरनेट से भी हो सकता है ना सर, जैसे नेट इथरनेट से से कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप, प्रोफिबस से नेट कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ। नेट से कनेक्ट करके नहीं, इंटरनेट नहीं, इथरनेट जो है बेसिकली क्या, पीएलसी को पीएलसी से कम्युनिकेट कराएगा, वहां पे इंटरनेट का रोल नहीं आता। इंटरनेट से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो अलग मतलब एप्लीकेशन हो गया, वो आईओटी एप्लीकेशन रहता है, जिसमें आप मतलब ये है कि पीएलसी जैसे मान के चलिए एक मेरा यहाँ पे पीएलसी, दूसरा मेरा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, यस तो सर। इंटरनेट के थ्रू टनलिंग करके मैं वहां से डेटा यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, वो लेकिन सर इतना अलग अलग बड़ा रहता है। जैसे 25 किलोमीटर जैसे बहुत दूर है, फार अवे है, तो सर उतना हम्म। बड़ा ईथरनेट केबल प्रोवाइड रहता है सर? नहीं, ऐसा नहीं रहता, होता क्या है कि जैसे अब आपके घर में इंटरनेट आया, सेम मेरे घर में इंटरनेट आया। अब जैसे मान के चलिए इंटरनेट में क्या होता है कि आप पोर्ट पोर्ट डिफाइन टनलिंग होती है, टनलिंग में क्या होता है कि उन लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं हम लोग के लिए, ताकि मैं उस पोर्ट से डेटा सिर्फ मेरा जाए और किसी का डेटा ना जाए। वहाँ फायरवॉल का यूज होता है, टनलिंग यूज होती है, पोर्ट डेफिनेशन इसका यूज होता है, और वेरियस अदर अदर मतलब आपके एप्लीकेशंस रहते हैं जिसका यूज होता है, ताकि क्या करते हैं हम लोग कि इंटरनेट की जो लाइन है, अब ऑब्वियसली वो तो हर सिटी में बिछी हुई है, तो उस इंटरनेट की लाइन के थ्रू हम लोग अपना डेटा भेजते हैं, लेकिन वो सेपरेट एक टनल में जाता है, मतलब वो किसी और दूसरे डेटा के साथ कंबाइन नहीं होता है। ओके। समझ में आया? यस सर। हम्म। यस सर। और किसी का कुछ डाउट? मतलब सिग्नल आइसोलेटर जो रहता है सर, मतलब एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, मतलब हाँ आइसोलेट किए रहते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल टच में नहीं रहते, नहीं टच में नहीं रहते दोनों सिग्नल। नहीं तभी तो उसको सिग्नल आइसोलेटर बोलते हैं। तो ठीक। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज की सर क्वेश्चन, सर जैसे कि आपका स्क्रीनिंग से जा रहा है यहाँ क्रशिंग प्लांट में, ठीक है सर, तो हम्म ये क्या रहता है, इंटरलॉक रहता है, तो हाँ क्रशिंग इंटरलॉक रहता पहले, है। हाँ तो क्रशिंग पहले बंद होगा तब स्क्रीनिंग बंद होगा? नहीं, पहले स्क्रीनिंग बंद, अगर स्क्रीनिंग बंद हो गया तो क्रशिंग बंद हो जाएगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं खिलेंद्र अपन, मान के चलिए जैसे आप क्या बोलते हैं किसी ढलान से उतर रहे हैं आप, तो अगर मान के चलिए उस ढलान में मैं ऊपर से कोई मटेरियल डाल रहा हूँ तो वो नीचे आके ही रुकेगा। तो अब मेरे को हम्म। अगर नीचे की चीज चलाना है, मतलब नीचे की चीज कंटिन्यूस चलती रहेगी, तभी मैं ऊपर से चीजें डालूंगा। मतलब स्क्रीन अगर मेरा किसी कारण से रुका तो जो मटेरियल है वो आके पूरा स्क्रीन में फंस जाएगा मेरे। तो इसलिए अगर हाँ किसी सर कारण से वही। स्क्रीन बंद हुआ तो जो ऊपर का प्रोसेस है उसको ही बंद करना पड़ेगा मुझे। और अगर मान मान के चलिए मेरा ओ। क्रशिंग बंद हो गया, स्क्रीन चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो नीचे की प्रोसेस है, वो तो चलती रहेगी, ऊपर की प्रोसेस बंद हुई है। सिमिलरली जब चालू करते हैं तब सबसे पहले स्क्रीनिंग चालू करना पड़ता है, उसके बाद क्रशिंग चालू होती है। तो लास्ट क्वेश्चन है सर, ओके। सिंक और सोर्स में क्या अंतर है सर? जैसे सिंक क्या? सिंक सिंक और सोर्स में ये डिफरेंस है कि जैसे कुछ आपके डिजिटल इनपुट, एक्चुअल में सिंक और सोर्स जो है डिजिटल इनपुट का टाइप है एक तरीके से। इसमें होता क्या है कि अगर आपका जो डिजिटल इनपुट आ रहा है फील्ड से, वो दो टाइप से आता है। जो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, आप जैसे अभी अपने फोन में सर्च करिएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दो टाइप के होते हैं, सिंकिंग टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सोर्सिंग टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो करता क्या है कि यार जो मेरा सोर्सिंग टाइप है उसमें जो मेरा डिजिटल इनपुट है उसके टर्मिनल में 24 वोल्ट जनरेट होता है, और जो आपका सिंकिंग टाइप है उसके जो टर्मिनल है वहां पे 24 वोल्ट लाके देना पड़ता है हम लोग को। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, जैसे ये मतलब इनपुट सर है, एक तरह का करंट एक दे रहा है और एक करंट ले रहा है। ले रहा है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये इनपुट मॉड्यूल है, तो इनपुट मॉड्यूल अगर सोर्सिंग टाइप है ना, तो ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका ये वाला जो पोर्ट होगा यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगा सोर्सिंग टाइप में। और अगर क्या बोलते हैं सिंकिंग टाइप है ना, तो यहाँ पे आपका 24 वोल्ट रहेगा जो यहाँ देना है आपको, एक तरीके से। ये डिफरेंस रहता है, उसको मैं क्लियर करूंगा आपको जैसे आगे डिजिटल इनपुट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा ना, कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल की वायरिंग कैसे होती है, तो सिंकिंग की वायरिंग कैसे होती है, सोर्सिंग की वायरिंग कैसे होती है, वो पूरा क्लियर करूंगा आपको। जी सर। हाँ सर, इसमें बहुत सिंक थोड़ा यानी कंफ्यूजन रहता है। सिंक यानी मतलब फील्ड से ले सकते हैं, ला सकते हैं सप्लाई को, और सोर्स यानी मतलब पीएलसी से दे सकते हैं फील्ड में इसको। दे सकते हैं आप सप्लाई को। सोर्स में। हाँ हाँ सोर्स में, मतलब मान के चलिए इस फील्ड से जैसे आपका इनपुट एक तरीके से विदाउट एनी सप्लाई अगर इनपुट आ रहा है, तो वो आपको मतलब कॉमन अगर आ रहा है मेरा,
तो वो आपका सोर्सिंग टाइप इनपुट होगा, और अगर 24 वोल्ट लाके दे रहे हैं आप फील्ड से, तो वो आपका सिंकिंग टाइप होगा। मैं इसको क्लियर करूंगा आपको आगे कि मतलब बेसिकली कैसे वायरिंग होती है दोनों की, साइड बाय साइड रख के बताऊंगा ना तो आपको और क्लियर होगा। यस सर, ठीक यस है, सर, थोड़ा थैंक यू सर। कंफ्यूजिंग है सर ये। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या, अरे अभी तो मतलब आपका ये बेसिक स्टेज चल रही है, धीरे 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 आपको पूरा ऐसा क्लियर हो जाएगा कि मतलब पीएलसी भी फिर आपको काफी इजी लगने लगेगा। ओके सर। तो और किसी को कुछ डाउट? तो फिर नो सर, थैंक यू। आज की नो क्लास सर। यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। या गुड नाइट सर। गुड नाइट।